नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को 2025 नव वर्ष की भी शुभकामनाएं सत श्यामला परिवार की ओर से। आज हम आपको एक ऐसे लेखक, कवि, साहित्यकार से रूबरू कराएंगे जो अपने छात्र जीवन से ही साहित्य लिखने में रुचि लेना शुरू कर दिया था। इन्होंने मगध का इतिहास, मगध में जो तीर्थ स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने अपने लेखनी से लोगों को दिया है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, जिनका नाम है रतन सिंह रत्नाकर जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर है और मैं मकनपुर गांव नवादा ज़िले में है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और साहित्य से मेरी रुचि प्रारंभ में यानी 65 के आसपास से ही प्रारंभ हो गई थी और हमने मगध के संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व जैसे गहन विषय में खोज के आधार पर हमने लेखन का काम किया है। हमें आज खुशी हो रही है कि हमने जिन स्थानों को रेखांकित किया था उसमें दर्जन भर स्थान ऐसे हैं जिसमें सरकार का ध्यान गया है। ककोलत जलप्रपात जो था उस पर कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। मेरे पहले किसी ने भी उसमें 10 लाइन नहीं लिखा था। सिर्फ जो गया जिला का डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसमें 2 लाइन लिखा हुआ है कि सांप योनि से मुक्ति के लिए लोग ककोलत में स्नान करते हैं। लेकिन हमने उसे यह बताया कि जो अज्ञातवास के समय में पांडव लोगों ने यहाँ निवास किया था और पांडव लोगों के पक्ष के जो राजा लोग थे उनके ककोलत में बैठक हुई और उन लोगों ने माने एक रणनीति बनाई थी। तो इस ढंग से ककोलत का महत्व हमने लिखा था और एक बार नहीं, उसमें हमने कई 10 बार बहुत सारे पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुआ। सरकार का ध्यान गया, आज ककोलत पर्यटन स्थल के रूप में बन गया है। वही ढंग से अफसर में एक खंडहर ढंग का था तो टीढ़ा हो गया था। तो जो हम वहाँ गए तो उसमें उसका सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। तो हमने पहली बार लिख दिया था कि ये वैष्णव विश्वविद्यालय है और बाद में जो उसकी खुदाई हुई तो सिद्ध हो गया कि वैष्णव विश्वविद्यालय है। तो उस पर भी सरकार का ध्यान गया और उसमें भी बहुत काम हुआ है। पार्वती पर जो पर्वत है उसमें हमने लिखा था कि गृह त्याग करने के बाद भगवान बुद्ध 1 वर्षावास पार्वती पर्वत पर किए थे और उसमें एक कथा भी उसमें है कि लंका देश के राजा ने अवलोकेश्वर के रूप में भगवान बुद्ध को वहाँ देखा था और वह भी वहाँ पधारे थे। ककोलत वहाँ पर भी सरकार का ध्यान गया और वहाँ पर भी विकास का काफ़ी कार्य हुआ है। इसी ढंग से हमने अशोक धाम पर सबसे पहले लिखने का काम किया था। आज भी जोगिया भवन गुफा एक पहेली बना हुआ है और हमने उसमें लिखा है कि जोगिया भवन गुफा ऐसा गुफा है जिसमें 5,000 व्यक्ति, 500 व्यक्ति एक ऑन ए टाइम उसके चौताल पर बैठ सकते हैं। और गुफा में के बारे में कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान यही है। महावीर स्वामी के जन्म स्थान पर विचारधारा में बहुत भिन्नता है। कुछ लोग वैशाली को मानते हैं, कुछ लोग कुंदनपुर को मानते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने मान लिया कि वैशाली ने कुंदनपुर नहीं है बल्कि जोगिया भवन गुफा है। और ये जोगिया भवन गुफा जो है गिरिडीह और नवादा के बॉर्डर पर है और घने जंगल में वो गुफा है, इसलिए उस पर बहुत जो खोज होना चाहिए था वह नहीं हुआ है, लेकिन हमने उस पर लिखा है। इसी ढंग से बहुत सारे जो स्थल हैं, लगभग 60 ऐसे स्थल हैं पूरे मगध में जिसके बारे में बारी बारी से हमने लिखा है। वही आप देव का सूर्य जो मंदिर है उस पर हमने लिखा है, बड़गाम के सूर्य मंदिर है उस पर हमने लिखा है और जगह के बारे में भी हमने लिखा है। तो मतलब यह है कि हमने सांस्कृतिक इतिहास को सामने लाने का प्रयास अपने लेखन काल से प्रारंभ किया था। अब उस पर सरकार का ध्यान धीरे धीरे करके जाना शुरू हुआ है।
इसके अलावे साहित्य की अन्य विधा भी है। अन्य विधा में कविता, कहानी और इस ढंग की विधा भी है, तो उसमें भी हमने लिखने का काम किया है। मूल रूप से तो हमने पत्रकारिता भी किया, और पत्रकारिता के संदर्भ में हमारे पुस्तक रूबरू पुस्तक एक है, जिसमें पत्रकारिता पर हमारा 500 लेख प्रकाशित हुआ है। और ये लेख जो है पत्रकारिता के बारे में डिटेल जानकारी आपको उस लेख में मिल जाती है। इसी ढंग से पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बारे में लोग बोलते हैं, लेकिन दशरथ मांझी से रूबरू हुए हैं ना हुए हैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम रूबरू थे। दशरथ मांझी को 4 बार हमने ककोलत में बुलाया, इसके बाद 2 बार वारसलीगंज में बुलाया, और दशरथ मांझी ने जो कुछ कहा वो कहानी के रूप में, रिपोर्ट के रूप में हमने प्रकाशित किया। दैनिक अखबार में दशरथ मांझी पर सबसे पहले हमने ही लिखा, और उसमें दशरथ मांझी के बारे में पूरा डिटेल हमने लिखा। हमने उसको उनकी पत्नी फगुनी के नाम से कहानी लिखी, और कहानी का बहुत चर्चा हुआ। कुछ जो दलित समुदाय के लेखक हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो दशरथ मांझी को ही पकड़ा था, आपने तो फगुनी तक पहुंच गए आप। तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे आपने ये सब काम किया है। इसी ढंग के काम जो है हमने प्रारंभ किया, और आज भी हम उसी ढंग के काम में लगे हुए हैं। आज भी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम में 83 वर्ष का हमारा उम्र हो गया है, फिर भी हम उसमें सक्रिय हैं और बराबर कुछ न कुछ करते रहते हैं। एक नई किताब हमारी प्रकाशित फरवरी तक होने वाली है। इसके बाद में फिर एक मगही की पुस्तक भी है जो उसको हम करने में लगे हुए हैं। यही सब हमारी गतिविधि है। इसके बारे में आप कुछ पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। सर, अभी आपने कहा कि माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी को आपने मिला, दशरथ मांझी को कई कार्यक्रम में साथ में शिरकत किया। तो दशरथ मांझी ने जो पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने का जो काम किया, उसके पहले की उनकी कोई कहानी अगर आपको ये स्मरण में हो तो बताएं। पहले की कहानी वो तो एक मजदूर थे, और जो पहाड़ जो है ना, पहाड़ के इस तरफ उनका गांव था और उस तरफ किसान का गांव था। तो पहाड़ को पार करके जाना होता था किसान के यहाँ, और उनको किसान भी जो मिले थे वो अच्छे उनके किसान थे, और मजदूरी ही काम वो किया करते थे। लेकिन बाद में एक बार हुआ कि धान की रोपनी चल रही थी, और रोपनी में चूँकि उनका किसान का घर पहाड़ के उस तरफ था। गहलौद पहाड़ जो है, राजगीर जो पर्वतमाला है उसी में गहलौद पहाड़ है, और गहलौद पहाड़ के इस तरफ इनका गांव है और उस तरफ उनका गांव है। और उस गांव में क्या था कि इनके गांव से, उस किसान के गांव से वहाँ वजीरगंज जाने में 10 किलोमीटर का रास्ता फासला पहाड़ से घूम कर आना पड़ता था। लेकिन दशरथ मांझी ने उसको पहाड़ को काटा। क्यों काटा? यही शुरू होता है। दशरथ मांझी की पत्नी माने उसे खाना लेकर के वो पहाड़ पार कर रही थी, उसी में पैर फिसल गया, और पैर फिसलने के कारण बरसात का समय था, और वो ऐसा फिसला कि वहाँ से लुढ़क करके नीचे गिर गई। नीचे गिर जाने के बाद में वो बेहोश हो गई, और इस पर दशरथ मांझी को मालूम हुआ, दौड़ के सभी लोग आए और वजीरगंज उसको ले गए, वो मर गई। तो मर जाने के बाद में दशरथ मांझी के मन में यह हुआ कि इस पहाड़ ने ही हमारी पत्नी का जान लिया है नहीं, तो इस पहाड़ का छाती हम तोड़ के ही दम लेंगे। और उस संकल्प लेकर दशरथ मांझी ये चले, और उस समय वहाँ के उनके जो किसान थे उनके उसके प्रति दशरथ मांझी को बहुत लगाव था, और किसान जो थे वो ब्लॉक लोग जाते होते थे। तो दशरथ मांझी को उन्होंने कहा कि चलो दशरथ मांझी ने मांगा कि हमको कुछ गैता और कुदाल और कुछ इस ढंग का चीज़ हमको दीजिए। तो कहते चलो ब्लॉक में बीडीओ साहब से कहते हैं। तो बीडीओ साहब के यहाँ गए, तो बीडीओ भी अच्छे व्यक्ति थे। बीडीओ साहब ने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो गैता चाहिए और छेनी चाहिए, कुदाल चाहिए। तो वहाँ पर ठेकेदार लोग बैठे तो हंसने लगा कि बड़का बड़का आदमी मर गया है और पहाड़ तुम काट देगा, पहाड़ इतना काटना आसान है। तो दशरथ मांझी कुछ नहीं बोला। तो लेकिन वीडियो था बहुत अच्छी आदमी करके, नहीं अगर ये मांग रहे हैं तो इसमें कौन बड़ी बात है। तो 2 ठेकेदार को ऑर्डर कर दिया कि जाके इसको गैता कुदाल सब कुछ दे दो।
तो दशरथ मांझी को दे दिया। और दशरथ मांझी 22 साल तक किसानी का काम करने के बाद रात के अंधेरे में भी पर्वत को काटते रहा और काट करके उसने रास्ता बना दिया। तो दशरथ मांझी को तो यही है। पत्नी के मौत के बाद जो उनके दिल में पत्नी के लिए लगाव था, उस लगाव को देखते हुए दशरथ मांझी ने एक जुनून के तहत पहाड़ को काटा और आम लोगों के लिए भी रास्ता बना करके खुद को माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अभी जो दुनिया में जितने भी कहानी प्रचलित है, लैला मजनू का, श्री फरहाद का, और जितने लोगों को ताजमहल बनाने वाले शहंशाह का, सब जितनी कहानी आप पढ़ते होंगे, जो त्याग, जो उत्सर्ग और जो शक्ति दशरथ मांझी ने लगाया है, ऐसा प्रेम का कोई उदाहरण नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो आदमी माने पत्नी के वियोग में उस पर्वत को ही तोड़ दिया और तोड़ के रास्ता बनाया। तो एक तो पत्नी के प्रति उसकी ममता भी साफ है और समाज के प्रति उसका लगाव भी साफ है कि समाज के लिए उसने ये काम किया। तो इसलिए प्रेम कहानियों में दशरथ मांझी की प्रेम कहानी सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है। सर, आपने मगध के सांस्कृतिक कल्चर को, सांस्कृतिक चीज़ों को भी अपने आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मगध के कुछ सांस्कृतिक बातों को हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मगध जो है, ये प्राचीन मगध, हम महाभारत काल से ही इसको जोड़ते हैं। ऐसे तो मगध का इतिहास में रामायण काल में भी आया है। कहा गया है कि जब मिथिला भगवान राम जा रहे थे तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने दूर से राजगीर के पहाड़ को दिखाया था। इसके बाद में वो कहानी तो वहाँ तक ही रह गया। लेकिन जो ये महाभारत काल आया, महाभारत काल में मगध में एक प्रतापी राजा हुए थे और वह राजा के बारे में सभी लोगों को कन्फ्यूजन आज तक पैदा हो रहा है। लेकिन हमने वो लिखा है, कई जगह लिखा है कि जो राजा थे जरासंध, ये जरासंध जो थे मगध के राजा ब्रह्मर्षि कुल के थे। और ब्रह्मर्षि कुल को कैसे थे इसको हमने प्रमाणित किया है कि कैसे ब्रह्मर्षि कुल के थे वो मगध के राजा। जो चूँकि परशुराम जी जो थे, परशुराम जी के 5 भाई थे और 5 भाई में एक थे विश्वावसु और एगो थे बसु। तो बसु प्रशासक थे और बसु ने ही राजगीर को बसाया था। तो स्वाभाविक है बसु का पुत्र बृहदत्त हुए, तो बृहदत्त के पुत्र जरासंध हुए। तो आप समझ गए होंगे कि ये कुल कहाँ से आया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इस कुल का 940 साल तक शासन रहा और इस कुल के कुल 40 राजा हुए और कभी राजा होने के लिए संघर्ष नहीं हुआ। ये बड़ी बात है कि कभी राजा होने के लिए संघर्ष नहीं हुआ। उसी काल में जो हस्तिनापुर है, दिल्ली है, वहाँ राजा बनने के लिए, राजाधिराज बनने के लिए, औरों की बात तो छोड़ दीजिए, भाई भाई के युद्ध में महाभारत जैसे हृदय विदारक युद्ध हुआ और उसमें जो शूरवीर मारे गए। लेकिन मगध में ऐसा नहीं हुआ, शांति का क्षेत्र रहा। और मगध में भगवान बुद्ध को, महावीर स्वामी को भी सुकून मिला, इसलिए वे दोनों के लिए भी ये प्रिय रहा। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मगध के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा दिया जाए तो शेष इतिहास जो बचेगा वह इतिहास सिर्फ युद्ध का इतिहास है। लेकिन मगध का जो इतिहास है शांति, सद्भाव, प्यार का इतिहास है। इसलिए मगध का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मगध में जो है हर जगह, हर 10-20 किलोमीटर पर ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ कुछ न कुछ आपको पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल जाएगा। एक चीनी ये तिब्बती इतिहासकार ने लिखा है कि जो आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ, आर्य सभ्यता का पहला गांव राजगीर और बड़गांव के बीच में कहीं बसा था। वो तारानाथ नाम था वो इतिहासकार को, उसने ये लिखा था कि इसलिए ये जो है मगध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और मगध का इतिहास बहुत है। इसमें देखिए मगध में आज भी जो है वैदिक परंपराओं का बड़ा जोड़ है। हम लोग मगधवासी भगवान इंद्र को मानते हैं
भगवान सूर्य को मानते हैं। इस रूप से हम लोग जो जो वैदिक देवता हैं उनको मानते हैं। और सूर्य के नाम पर तो हमारे यहाँ 2 बार जो छठ का आयोजन होता है वो तो पूर्ण रूप से माने सूर्य आराधना है, और वो आराधना हम लोग करते हैं। और चूँकि वासुदेव श्री कृष्ण से मगध वासियों को जो जरासंध का जो वध हुआ वो छल के साथ के कारण हुआ था। इसलिए आप देखिएगा कि पूरे मगध रेंज खास करके अजगैबीनाथ मंदिर से लेकर के भरतपुर तक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वासुदेव श्री कृष्ण का एक भी 300 वर्ष पुराना मंदिर नहीं है, जबकि वैदिक देवताओं में सूर्य के कई मंदिर हैं। और हमारे यहाँ तो है ही है, 5-7 मंदिर हमारे हैं, उलार है, अंगारी है, देव है, ये सब बहुत है। और आप बाहर जाते हैं तो कोणार्क में भी, उड़ीसा में भी ये सूर्य देव की मंदिर है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग वैदिक देवता को मानने वाले लोग हैं, और मगध जो है सदा वैदिक ये रहा है। इसके बारे में कई चीनी यात्रियों का वृत्तांत भी अगर आप देखेंगे तो चीनी यात्रियों के वृत्तांत से भी आपको मालूम पड़ेगा कि मगध का कितना महत्वपूर्ण है स्थान है। हुएनसांग जो चीन देश से आए थे, यहाँ छात्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और वहाँ वो शिक्षक के रूप में पढ़ाए भी थे। हुएनसांग ने बहुत कुछ लिखा है मगध के बारे में। उसने एक बात उसने लिखा है कि मगध के पूर्वी हिस्से में सुस्वादु चावल पैदा होता है। माने चावल के बारे में भी हुएनसांग ने लिखा है कि ये इलाका जो है चावल के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है श्यामला धरती मगध की है, और मगध के लोगों में समन्वय के साथ जीने का है, और मगध का इतिहास गौरव से भरा हुआ है। और मगध के इतिहास में माने शांति का वातावरण की कामना प्रारंभ से है। यही कारण है कि मगध ने जो मगध का साम्राज्य शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो मगध से ही हुआ है, और जरासंध ही संसार का पहला साम्राज्य है। ये मेरी बात है। सर, अभी आपने कहा कि ये महाभारत काल से मगध की पहचान है, और उसके पहले रामायण काल में भी एक अंश दिखता है। लेकिन कुछ दंत कथाओं में यह भी कहा जाता है कि नवादा जिला की ही एक जगह है सीतामढ़ी, वहाँ जब राम के राज्याभिषेक के बाद सीता को दोबारा वनवास आना पड़ा था, तो दोबारा वनवास में वही सीतामढ़ी में शायद उनका निर्वासन की जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला था। क्या यह बात में सच्चाई है या केवल दंत कथा? नहीं, इस पर हमने लिखा था। ये मैंने सीतामढ़ी के बारे में भी हमारे जो आस्था का दर्शन पुस्तक है उसमें प्रकाशित है, ऐसे अखबार भी प्रकाशित हुआ था। ये बात तो देखिए, अब इतिहास को उस रूप में मानेंगे कि इतिहास तो सही मामले में कहिएगा तो माने महाभारत काल के बाद से ही शुरू होता है, लेकिन बाकी इतिहास है सांस्कृतिक इतिहास। तो सांस्कृतिक इतिहास में तो अनुमान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसमें माने ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि जो वहाँ सीतामढ़ी का जो गुफा है, पॉलिश किया हुआ गुफा है, अंदर में बहुत चमकता हुआ ये हिस्सा है, और उसमें है कि निर्वासित सीता जी का वहाँ रही थी। और वाल्मीकि जी का थोड़े दूर के ऊपर में भारत गांव है, वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, और सीता जी में लव और कुश नाम का जो पुत्र जन्म हुआ, यही जन्म हुआ। और लव कुश पुत्र का जो जन्म हुआ, और वो जो रामायण का पाठ है, उस रामायण में पाठ में पढ़ने पर मनाही है, क्योंकि उसमें भगवान राम की शक्ति और सामर्थ्य और पुरुषार्थ को धक्का लगता है। क्योंकि लव और कुश दोनों भाइयों ने इन सभी भाइयों को बंदी बना लिया था, तो इसलिए वो जब अयोध्या में भगवान राम का बारे में इतनी कहानी सुनते हैं और उसको सत्य मानते हैं, तो इसको क्यों सत्य मानने में दिक्कत है कि सीतामढ़ी में ही, जबकि वो निर्वासित हुई ही थी और निर्वासन का काल जंगल में ही व्यतीत हुआ ही था, तो सीतामढ़ी में निर्वासन हुआ है। हम तो मगध के हैं, हम मानते हैं कि हम निवासित हुआ है। और जो लव और कुश जो दोनों भाई हैं, वो खास करके कुश जो मगध के पुत्र हैं, तो वो माने वो पहला राजा इतिहास में मगध का
कुछ ही हुए हैं। सर सम्राट अशोक के बाद का एक पीरियड रहा शुंग वंश का। शुंग वंश का भी कहीं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं मिलता है पढ़ने को, जानने को, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना की थी उसके बारे में बताएं कि वो कब और कैसे राजा बने। हाँ, तो असल में शुंग जो पुष्यमित्र शुंग थे वह बृहदस्यब, उसके बाद में बृहदत्थ नाम दिया गया। वो मौर्य राजा थे और वो बौद्ध धर्म को मानते थे, विलासी ढंग के राजा थे वो। और उस समय क्या होता था कि बार बार माने आक्रमण विदेशियों का माने हो रहा था। तो उसी आक्रमण के काल में पुष्यमित्र को लगा कि अगर ये राजा रहेगा, अब इतना विलासी है, कुछ सोचता नहीं है, तो हम गुलाम हो जाएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने वो फौजी सलामी जो होती है, फौजी सलामी के समय में ही वो बृहदस्यब या बृहदत्थ कहिए, उसको मार गिराया और मगध का शासक वह बन गया पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग उनके पुत्र थे, वो भी राज किए। लगता है कि 3-4 पीढ़ी तक राज किए हैं वो। और अभी भी जो नौबतपुर का इलाका है वहाँ सुगनिया बाभन नाम के लोग रहते हैं। तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम माने पुष्यमित्र शुंग के वंश के हैं। तो पुष्यमित्र शुंग भी पुरुषार्थी, और उसने जो मौर्य काल में जो माने हिंदू धर्म के में जो कमजोरी आई थी उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया और फिर से उन्होंने बहुत सारे तालाब बनाए, कई मंदिर का निर्माण करवाया। तो पुष्यमित्र शुंग का भी बड़ा योगदान है माने मगध के इतिहास में। सर आप पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता में आपका नाम रहा है। आज के जो पत्रकारिता है, आज के जो पत्रकार हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लोकसभा में एक बार कहा कि जो पत्रकार हैं उनको मतलब अपना अधिकार मिलना चाहिए और उनको जैसा होना चाहिए कि उनको जीविका के लिए कुछ साधन मिलना चाहिए। तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि चूँकि उस समय उस काल में पत्रकारिता जो थी उसमें पत्रकार लोगों में माने 50% से अधिक जो अखबार पत्रिका था कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों के जिम्मे था। तो इसलिए वो दिनकर जी खुद कहते हैं कि ये जो इसको माने इसको स्वतंत्रता देने का मतलब ये हुआ पत्रकारों का स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ये जो अखबार निकालने वाले मालिक हैं उनके स्वतंत्रता। और अधिकांश मालिक ऐसे अखबार निकालने वाले थे जिनका कोई न कोई अलग सा रोजगार था और अखबार निकाल कर उस पर दबाव बनाकर काम अपना करते थे। वो था दिनकर जी के समय की बात बोल रहे हैं। अभी की जो पत्रकारिता है आप देख ही रहे होंगे कि पत्रकार को जो पूछना चाहिए वो सत्ता पर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहिए और जो सत्ता का भोग कर रहा है उनसे पूछना चाहिए। लेकिन आज का पत्रकार जो है कटघरा में उसको रखता है जो सत्ता में नहीं है, और आप सवाल पूछता है उसको जो सत्ता में नहीं है, और जो सत्ता में है उसके ये करता है। इस ढंग से हिंदी पत्रकारिता में 100 वर्ष के इतिहास में उतना गिरावट नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें इतना खुला पक्षपात ढंग की बात होने लग गई कि मीडिया पर संदेह लोगों को होने लग गया। और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं जो फलना मीडिया में ये बात आई कौन ठिकाना क्या बोल रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीपति लोगों के जिम्मे जो मीडिया चला गया, इससे मीडिया पर जो लोगों का विश्वास भरोसा था वो टूटा है। आज के पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश देना चाहेंगे कि संदेश हम कुछ भी दें, लेकिन जब ये जो प्रकाशन समूह है या जो मीडिया के मालिक हैं, तो जिसको नौकरी करनी होगी तो उसको तो उसी रूप में चलना पड़ेगा। उसको तो हमने कहने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जो स्वतंत्र ढंग से लेखन है, आज भी पत्रिकाएँ निकल रही है, आप देखिएगा कि ये पत्रिका ही
माने एक ढंग का लोगों को जीवित रखे हुए है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, पहले एक मौका था कि जब टीवी का बड़ा जोर था, टीवी लोग बहुत देखते थे। आज देखिए टीवी देखने वालों की संख्या बहुत घटी है, और घटी है इसलिए कि लोगों का विश्वास का संकट हो गया है कि नहीं, ये जो बोल रहा है वो प्रभावित होकर बोल रहा है, पक्षपातपूर्ण बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है। तो इसलिए मीडिया वाले को हम तो क्या कहेंगे, मीडिया वालों को यही कहेंगे कि भाई जहाँ तक हो, जो समाज का सरोकार है, समाज की जो गति है और जो समाज में शोषण दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। यही हमारी कामना है, तो कहने से कुछ होना नहीं है, ये हमारी कामना है। सर के अंदर जितनी जानकारियां हैं, जितने मगध की इतिहास हैं, अंग का इतिहास है, और सर से सवाल करना उतना संभव है, लेकिन समय का तकाजा है कि बहुत बातें सर से नहीं की जा सकती। इसके लिए और विशेष जानकारी के लिए हम आपको अगले वीडियो में सर से बात को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मोटरसाइकिल से दूर से चढ़ कर के आए हमारे पास, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सत श्यामला के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।